गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग पिछले क्लास में बियॉन्ड अर्थ पढ़ रहे थे, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसके आगे की जो स्पेस है, उसमें जो प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, सन है, मून है, सैटेलाइट्स है, इन सब के बारे में हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे थे। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एस्टेरॉइड्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड आकाशगंगा। ओके, तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तैयार हैं सभी? ओके बेटा, तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी जो है कॉमेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और गैलेक्सीज के बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, प्लूटो के बारे में पढ़ा जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, sorry, that are made up of rocks, metallic minerals, and some ice that revolve around the sun in between the orbits of Mars and Jupiter. तो बच्चे, हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिए, 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने सीख लिया है ना। तो इन 8 प्लैनेट्स में से कुछ इनर प्लैनेट्स हैं, कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं। जो सन के नियर बाई है उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, है ना। और जो सन से दूरी पर है उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो इनके अलावा कुछ ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं, मेटालिक मिनरल्स है उनमें, और कुछ आइस से बने हुए हैं। अब ये क्या करते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करते हैं। अब कहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं? इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके, तो मार्स के और जुपिटर जो प्लैनेट्स है, इनके बीच का जो ऑर्बिट है, उनके बीच में ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इनका एक बेल्ट जैसा एक फॉर्मेशन होता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है बेटा? एस्ट्रॉइड्स के चित्र दिखाई दे रहे हैं। एंड दीज एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटालिक मिनरल्स एंड सम आइस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रॉकी प्लैनेट्स की। ओके, अब ये रॉकी प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब ये रॉकी प्लैनेट्स किससे जुड़े हुए हैं बेटा? एस्ट्रॉइड से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो, द 4 प्लैनेट्स बिफोर द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, जो हमने कहा जो एस्ट्रॉइड्स है उसका उनका एक बेल्ट के रूप में एक फॉर्मेशन होता है। द 4 प्लैनेट्स बिफोर द एस्ट्रॉइड बेल्ट नियर द सन, जो सन के पास में है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं उनके रॉकी, उनको हम रॉकी प्लैनेट्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, है ना। वो किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं। एंड दे आर ऑल्सो नॉन एज, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या कहते हैं बेटा उनको? हम उन्हें हम इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर उनको क्या कहा जाता है? उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? आपको बताया था मैंने। वीनस है, मार्स है, अर्थ है, मर्कुरी है। तो ये सभी किससे बने हुए हैं बेटा? ये सभी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इनर प्लैनेट्स अथवा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस नाम से भी जानते हैं? दे आर ऑल्सो नॉन एज रॉकी प्लैनेट्स। why they are known as rocky planets? Because they are made up of rocks. Okay, the 4 planets before the asteroid belt, हमने आपको बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट्स है, उनके बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स पाए जाते हैं, है ना। तो सन के पास में पाए जाने वाले ये प्लैनेट्स को हम रॉकी प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। नाउ द 4 रिमेनिंग प्लैनेट्स, अब ये कौन से हैं? 4 रिमेनिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं बेटा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, अब ये 4 जो है इनर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं।
जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न, ये सभी क्या है बेटा? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? दे आर गैशियस जाइंट्स और टेरेस्ट्रियल और जोवेन प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये जो चार प्लैनेट्स है, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में दिखते हैं, उनको हम गैशियस जाइंट्स कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। और ये इनको हम जोवेन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये किनसे बने हुए हैं? गैसेस से, बहुत सारे गैसेस से बने बने हुए प्लैनेट्स हैं, बिकॉज दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गैसेस। दीज प्लैनेट्स हैव फ्यू मून्स, और इन प्लैनेट्स के भी कुछ मून्स हैं। ठीक है, तो ये जो चार प्लैनेट्स है कि कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये गैशियस जाइंट्स कहलाते हैं, विच आर आफ्टर द एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में ये दिखते हैं, and because they are made up of, mainly made up of gases or composed of gases, they are also known as gaseous giants. Okay, और इनके मून्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमेट। अब ये कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, ये हमने सीख लिया। कॉमेट क्या होता है बेटा? इट इज एन आइजी dusty celestial body that orbits the sun in a highly elliptical path. कॉमेट क्या है बेटा? आईसी डस्टी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो क्या करते हैं? सन, इट दैट ऑर्बिट्स द सन इन अ हाईली एलिप्टिकल पार्ट, एलिप्टिकल वे में सन को रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड इट डेवलप्स अ टेल, और क्या करते हैं बेटा? उनमें एक पूंछ जैसी एक स्ट्रक्चर होती है। इट डेवलप्स अ टेल व्हेन अप्रोचिंग द सन एंड बिकम्स विजिबल व्हेन पासिंग नियर द अर्थ। ठीक है, तो वो जैसे ही अर्थ से के पास से पास होते हैं तो क्या दिखता है हमें? उनका एक टेल दिखाई देता है। ओके, क्या कहा मैंने आपसे? कि comets are icy, dusty celestial bodies that orbits the sun in a highly elliptical path. And it develops a tail when approaching the sun and becomes visible when passing near the earth. ठीक है, तो जब भी कॉमेट्स होते हैं, जब पास होते दिखते हैं, तो उनमें एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई देती है। अब देखो, एक फेमस कॉमेट के बारे में हम बात करते हैं। Famous comets include Halley's Comet, which appears every 76 years. ठीक है, हर 76 years में जो दिखने वाला एक कॉमेट है उसको हम हैलीज कॉमेट के नाम से जानते हैं। एंड हेल बोप, ठीक है, दूसरा है हेल बोप। हैलीज कॉमेट लास्ट अपियर्ड इन, कब लास्ट में अपियर हुआ था बेटा? आप देख सकते हो, इट वॉज इन 1986। ओके, यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट। It was in 1986 and is expected to return in 2062. ठीक है, तो लास्ट में 1896 में हैलीज कॉमेट दिखा था, और अभी 2062 में ये फिर से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चित्र दिखा है ये क्या है? हैलीज कॉमेट है। ये डस्टी होता है, आइसी होता है, और ये क्या होता है बेटा? ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो एलिप्टिकल पाथ में सन को रिवॉल्व करता है। जब भी ये अर्थ के पास से या अर्थ से जब हम इसको देखते हैं तो इसमें एक टेल जैसा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज मिल्की वे। अगला हम बात करेंगे मिल्की वे की, बात करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली, हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, उसका सही जो है बात नहीं हो रही है कि इतना इतना गैलेक्सी है, हम नहीं बोल रहे। अब तक जो हमने पता किया है, अप्रोक्सीमेटली 1011 गैलेक्सीज आर देयर इन आवर यूनिवर्स। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो विश्व है, इसमें अब तक जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, जो हमने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंगली 1011 गैलेक्सीज है। ठीक है, अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब गैलेक्सी किसको कहते हैं बेटा? किसको कहा जाता है गैलेक्सी? जिसमें बहुत सारे स्टार्स हो। अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, and there are approximately 1011 galaxies in our universe. Our solar system is the part of Milky Way galaxy. तो बहुत सारे galaxies हैं।
जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें उस सोलर सिस्टम को, सॉरी, उस गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहा जाता है बेटा उसको? हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर आप चित्र में भी देख सकते हो। तो a faint band of light can be seen stretching from north to south across the sky. This is the Milky Way galaxy और आकाश गंगा। अब मिल्की वे गैलेक्सी जिसका हम एक भाग है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इज दिस क्लियर? क्लियर है आपको? तो मिल्की वे क्या है बच्चों? इट्स अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, and there are about 1011 galaxies in our universe. Our solar system is the part of Milky Way galaxy. A faint band of light can be seen stretching from north to south direction in the sky, and this is called the Milky Way galaxy, or it is known as Akash Ganga. तो आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा कि हमारा जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी का भाग है, या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का भाग है? तो आप लिखना, इट इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिल्की वे? दैट इज आकाश गंगा, ठीक है, या आकाश गंगा। ओके बच्चे, अब जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक एक यूनिट्स होती है ना। हमने सीखा हुआ है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फिर हम एक वेट को मेजर करने के लिए, इन सभी को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसको कहते हैं? तो देखिए बेटा, डिस्टेंसेस इन सोलर सिस्टम आर ऑफन मेजर्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में जब हम एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से डिस्टेंस के बारे में जब बात करते हैं, तो हम किलोमीटर्स में नहीं बोलते, मीटर्स में नहीं बोलते, हम कैसे बोलते हैं? इट इज ऑफन मेजर्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। उसको हम AU करके लिखते हैं। An astronomical unit is the average distance between the earth and the sun. ठीक है, अब भूमि और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है, उन सभी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है बच्चों। तो हमने देखा कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, गैलेक्सी के बारे में देखा हमने, मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में, फिर हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है इस लेसन में, उसको हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा है बच्चों इस चैप्टर में, बियॉन्ड अर्थ में? हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टार्स से, है ना। तो स्टार्स से हमने क्या बात की थी? इस क्लास की शुरुआत की थी, इस लेसन की शुरुआत हमने की थी। कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा, है ना। तो मेरे बच्चे, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। स्टार्स क्या है बच्चों? स्टार्स आर मैसिव स्पिनिंग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस दैट एमिट देयर लाइट। तो स्टार्स क्या है? हमने सीखा है कि स्टार्स जो है वो बहुत ही बड़े, वो स्पिन करने वाले हैं बॉल्स की तरह, स्पिनिंग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस से बने हुए हैं, और उनकी अपनी लाइट होती है। दे इमिट देयर लाइट, दे हैव देयर ओन लाइट, है ना। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, which undergo nuclear fusion in the star's core, releasing a huge amount of energy. तो बेटा स्टार्स का कोर यानी कि स्टार के अंदरूनी भाग में वो क्या करते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन जैसे जो गैसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां पर। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होते हैं वहां पर, और क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि लाइट के रूप में, और क्या बोलते हैं, हीट के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो स्टार्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? स्टार्स आर मैसिव
spinning balls of hot gases that emit their light. They are primarily composed of hydrogen and helium, which undergo nuclear fusion in the star's core, releasing a huge amount of energy. ओके उसके बाद हमने देखा सन के बारे में. अब सन जो है, सन भी एक स्टार है. नाउ द सन इज अ मीडियम साइज स्टार. बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन सन जो है उसमें से एक मीडियम साइज स्टार है. एंड अदर स्टार्स वेरी इन साइज. ठीक है, बाकी जो स्टार्स है वो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनके साइज में जो है डिफरेंस आता रहता है. The pole star is the only star that appears to be stationary from the Earth because it is situated close to the axis of rotation of Earth. तो बच्चों सन के बारे में हमने देख लिया. पोल स्टार के बारे में भी आपको बताया था कि जो पोल स्टार है वो हमेशा क्या कैसा दिखता है, वो स्टेशनरी होता है. ठीक है, आप अर्थ से जब भी हम देखते हैं पोल स्टार को तो वो एक ही जगह पर स्थित रहता है. ये इसका कारण क्या है? बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो रोटेशन का जो एक्सिस है उसके पास में ही ये स्थित है, इसी कारण से. ठीक है, ओके. फिर हमने बात की थी कॉन्स्टलेशंस की, है ना. कॉन्स्टलेशंस के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि these are small groups of stars that form patterns or shapes in the night sky. तो कॉन्स्टलेशन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि ये वे क्या है. कुछ स्टार्स के ग्रुप हैं जो कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं, है ना. नाइट स्काई में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स होंगे जो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना. There are 88 non-constellations, each with its unique design. तो 88 non-constellations हैं अब तक. 88 regions को, regions में जो है स्काई को जो है डिवाइड किया है, और हर एक पैटर्न का यानी कि हर एक कॉन्स्टलेशन का अपना अपना एक पैटर्न रहता है. एंड एग्जाम्पल्स फॉर फेमस कॉन्स्टलेशंस इंक्लूड, कौन कौन से हैं बेटा? फेमस कॉन्स्टलेशन के बारे में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? अर्सा मेजर, ओरियन, अर्सा माइनर, टॉरस, ये सभी जो है बहुत ही फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं. ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है. ओके, देन अबाउट आवर सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम जो है वो बहुत बहुत साल पहले फॉर्म हुआ था. कैसे? इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. बहुत वर्षों, बहुत बिलियन ईयर्स ऑफ पहले ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, जिसको हम मिल्की वे, आकाश गंगा कहते हैं, ये फॉर्म हुआ था. Formed around 4.6 million years ago, the solar system is a vast, ancient and interconnected celestial community with the sun at its center. तो हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बहुत वास्ट है, बहुत एंशियंट है, यानी कि बहुत पुराना है. एंड इट इज इंटरकनेक्टेड सेलेस्टियल कम्युनिटी, है ना. बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज है इसमें और जिसमें कि सन जो है सेंटर में आता है. एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स. तो बेटा आपसे अगर पूछे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स, है ना. ये सभी को मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बना है. एंड दीज बॉडीज ऑर्बिट द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. और ये सभी जो बॉडीज है वो सन को ऑर्बिट करते हैं. क्या कारण है बेटा? किस कारण से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. गुरुत्वाकर्षक जो बल होता है उसी कारण से ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, या सूर्य से कैसे उनका एक अट्रैक्शन रहता है. ठीक है,
So our solar system, which was formed around 4.6 billion years ago, the solar system is a vast, ancient, and interconnected celestial community with sun at its center. The the solar system consists of sun, planets, satellites, asteroids, comets, and dwarf planets. And these bodies orbit the sun due to gravitational attraction. ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो सन जो है सेंटर में आता है, बाकी जितने भी बॉडीज है यानी कि प्लैनेट्स है वो सभी सन के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना। ओके अब सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन क्या है बच्चों? सन हमारा पास का स्टार कहलाता है। सन इज अ नियरेस्ट स्टार। Now, it is located in the center of the solar system, storing immense heat and light energy. तो उसमें बहुत ज्यादा heat energy रहती है, light energy रहती है. The movement of an object around the sun is called revolution. आपने ये भी नोट करके रखना है बेटा कि कोई भी जो heavenly bodies जो sun के चारों ओर घूमते हैं उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके द सन मूवमेंट आई एम सॉरी द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। इस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं ऑर्बिट्स में, इसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके अब प्लैनेट्स क्या है बेटा? प्लैनेट्स आर celestial bodies that orbit the sun। यानी कि प्लैनेट्स क्या है? वो ऐसे celestial bodies है जो सन के की तरफ की चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्टिंग इट्स लाइट टू अस। यानी कि हमें उनकी लाइट को यानी सन के लाइट को वो लेते हैं, है ना। दे हैव फिक्स्ड पाथ, उनका एक पाथ होता है, उनका अपना एक रास्ता होता है बच्चों। ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो इधर उधर अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते, उनका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है जिसमें से कि वो रिवॉल्व करते हैं, एंड दैट इज नॉन एज ऑर्बिट। ठीक है उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑर्बिट कहा जाता है। एंड टेक वेरिंग टाइम पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। अब देखो बेटा एक एक प्लैनेट का अपना समय रहता है सन के चारों ओर घूमने का, रिवॉल्व करने का टाइम रहता है। जैसे कि अर्थ जो है सन की एक परिक्रमा, एक रेवोल्यूशन कितने में समाप्त करता है बेटा? 1 ईयर लग जाता है उसको। 365 to 366 डेज उसमें लग जाते हैं, है ना। नाउ अ सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट्स है बेटा हमारे सोलर सिस्टम में? बताइए, हमने सीखा है इसको। कितने प्लैनेट्स है? वेरी गुड। मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसको आपने ऑर्डर में ही पढ़ के रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये जो 8 प्लैनेट्स है, ये 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये कौन कौन से हैं? मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम गैशियस जाइंट्स कहते हैं। ठीक है जोवेन प्लैनेट्स कहते हैं। ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सन से दूरी पर है, और मर्कुरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो सन के पास में ही है, इसीलिए उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ द इनर 4 प्लैनेट्स नियर टू सन इंक्लूड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन से है बच्चों? वो है मर्कुरी, Venus having solid rock surfaces। तो ये चारों जो सन के चारों ओर घूमते हैं, सन के पास में है, नियरेस्ट प्लैनेट्स है ये, और इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं इनको, है ना। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ जो आते हैं वो रॉकी प्लैनेट्स है कि नहीं? तो उन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं जो सन के नियरेस्ट है।
ठीक है, तो इनके नाम भी आपने याद रखना है, मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर द इनर प्लैनेट्स। ओके, और the four outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much larger as compared to the Earth. Earth के मुकाबले में जो हमारे जाइंट गैसेस बॉल्स है या फिर जो हमारे प्लैनेट्स है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, दे आर मच लार्जर एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के मुकाबले में जब हम देखते हैं इन प्लैनेट्स को तो बहुत बड़े हैं। दीज जाइंट गैशियस प्लैनेट्स हैव लार्ज फ्लैट रिंग्स अराउंड देम, मेनली मेड ऑफ डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल्स। तो आपने देखा है इन प्लैनेट्स को, तो ये प्लैनेट्स में जो है रिंग्स होते हैं इस तरह के। तो ये जो रिंग्स होते हैं ये किनसे बने होते हैं बेटा? ये डस्ट से, रॉकी पार्टिकल से ये बने होते हैं, ठीक है। और अर्थ के मुकाबले में ये बहुत 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 बड़े होते हैं। फिर हमने वीनस के बारे में बात की थी, है ना। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा रोशनी देती है, सबसे ज्यादा चमकने वाला अगर एक प्लैनेट है तो वो कौन सा है? वो है, यस, वीनस, है ना। तो मर्कुरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विथ नेकड आई, हम उनको भी नग्न नेत्रों से, नेकड आई से देख सकते हैं। दे आर सो फार अवे दैट दे लुक्स लाइक शाइनिंग डॉट जस्ट लाइक स्टार्स, तो वो छोटे छोटे से शाइनिंग डॉट्स की तरह दिखते हैं, स्टार्स की तरह वो दिखते हैं। अब बेटा एक और इम्पॉर्टेंट बात थी प्लैनेट्स के बारे में, वो हमने आपको बताया था कि a planet's atmosphere can trap heat drastically, altering its temperature. अब एक प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसमें क्या क्षमता होती है, क्या किसकी कैपेसिटी होती है उनमें कि हीट को वो ट्रैप कर सके, जिससे कि टेम्परेचर को ड्रास्टिकली बढ़ा सके, है ना। फॉर इंस्टेंस वीनस इज हॉटर देन मर्कुरी, मर्कुरी से भी, मर्कुरी जबकि सूर्य के ठीक पास है ना। आपको पता है ना मर्कुरी जो है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सन है, सन के पास में ही मर्कुरी है यहाँ पर। उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद अर्थ आता है, देन मार्स आता है। तो आप देख सकते हो जो मर्कुरी है वो सन के पास होने के बाद भी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, वो उतनी गर्म नहीं होती जितनी कि वीनस होती है ना। तो वीनस इज हॉटर देन मर्कुरी डिस्पाइट बीइंग फादर फ्रॉम द सन ड्यू टू इट्स एटमॉस्फियर्स हीट ट्रैपिंग इफेक्ट। तो जो वीनस होती है, वीनस में उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या करने की क्षमता होती है बेटा? हीट को ट्रैप करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए, अब वीनस इट शाइन्स ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क, जो बहुत सुबह सुबह और शाम के वक्त पर वीनस जो है बहुत ब्राइटली शाइन करता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो इसी कारण से लोग उसको मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं या फिर उसको इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अब अगर मार्स की बात करें तो मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रेडिश सॉइल। तो मार्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा? ये सभी आपने जो है ना लिख के रखना है कि कौन सा प्लैनेट क्या किस नाम से जानता है। वीनस को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ब्राइट होता है। मार्स को हम जानते हैं किस नाम से? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये रेड प्लैनेट होने का कारण क्या है? इट इज ड्यू टू रेडिश सॉइल, ठीक है। उसमें जो सॉइल होता है वो बहुत रेडिश कलर का होता है, इसी कारण से उसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। एंड दीज डिस्टिंक्ट फीचर्स मेक देम इजीली रिकॉग्नाइजेबल इन द स्काई। तो इसी कारण से उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान होता है। वीनस को हम आसानी से पहचान सकते हैं, मार्स को हम जल्दी से पहचान सकते हैं। ओके बेटा, फिर हमने प्लूटो की बात की थी, है ना। तो प्लूटो की जब बात की थी तो हमने सीखा था कि इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU डिक्लेयर्ड
प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो जो हमारा प्लूटो है, प्लूटो जो है वो पहले क्या था बच्चे? पहले वो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट के रूप से हम उसको मानते थे, हमारा 9th प्लैनेट के नाम से हम प्लूटो को मानते थे। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें ऐसे जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत सारे हमारे सोलर सिस्टम में है, जो कि प्लैनेट्स के सारे क्वालिटीज को क्वालिफाई नहीं करते हैं। ओके, तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से अभी 2006 के बाद उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि सेरिस, होमिया, प्लूटो, एरिस, मेकमेक, ये सभी जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। और अभी कोई भी प्लूटो को प्लैनेट के रूप में नहीं जानता। इसको किस रूप से जाना जाता है बेटा? ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में मानते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थोड़े से और क्वेश्चंस वगैरह हमने सीखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? सीखेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।